नमस्कार। मैं डॉक्टर शीला दहिया और सहायक प्रसार व्याख्याता, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जींद। आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक पर चर्चा करेंगे। यह नाटक बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है उसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। साहित्यकार जो होता है वो सदैव अपने युग और युग चेतना से प्रभावित होता है। प्रत्येक साहित्यकार को देश, काल और वातावरण संवेदित करता है। उसी संवेदना और अनुभूति को वाणी देने का प्रयास साहित्यकार अपने साहित्य में करता है। यह अभिव्यक्ति एक प्रतीक, एक कथा का आधार चाहती है। साहित्यकार उस आधार को कभी वर्तमान से ग्रहण करता है, कभी अतीत या स्मृति के कोने में पड़ी किसी कथा अथवा चरित्र का सहारा लेता है। इतना निश्चित है कि उसका उद्देश्य वर्तमान की उन समस्याओं का समाधान करना होता है जो केवल उस समय विशेष में ही नहीं अपितु युगों तक मानवता की पीड़ा का कारण हो सकती हैं। साहित्यकार जो हैं प्रसाद, वे एक सजग युग चेता साहित्यकार हैं। युगीन चेतना से संवेदित होकर उन्होंने नियंत्रण उसे विषय को अपनी वाणी देने का प्रयास किया है। प्रसाद का जो समय था उस समय भारतवर्ष अंग्रेजों के शिकंजे में जकड़ा था। भारत शोषण का शिकार हुआ था। भाषिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर गुलामी की बेड़ियां कसी जा रही थी। अनेक नेता विद्रोह का बिगुल बजा रहे थे। प्रसाद ने भी इस आंदोलन में अपनी लेखनी के माध्यम से आहुति डाली। राष्ट्रीय चेतना, मानवीय गुणों की स्थापना, जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा प्रसाद जी का लक्ष्य था। राष्ट्र की खोई हुई चेतना को अतीत के गहवरों से खोजकर सांस्कृतिक पुनरुत्थान का सफल प्रयास उन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से किया। समसामयिक समस्याओं के समाधान सुझाने के साथ साथ नारी को नवीन दिव्य भूमिका प्रस्थापित किया। ऐतिहासिक घटनाओं का सहारा लेकर भारतीय संस्कृति के बिखरे अवयवों को समेटकर जन्म के मन में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया। उन्होंने न केवल उस युग की ज्वलंत समस्याओं का उद्घाटन ही किया अपितु उनके समाधान भी सहजता से प्रस्तुत किए। वे अपनी रचना धर्मिता का प्रतिपाद्य स्वयं स्पष्ट करते हैं। प्रसाद जी कहते हैं, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारे वर्तमान स्थितियों को बनाने का बहुत प्रयत्न किया। जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वो छायावाद के प्रवर्तक हैं। उन्होंने साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। उन जैसी जीवंत क्षमता और शक्ति का कोई दूसरा सृष्टा हिंदी साहित्य में दिखाई नहीं पड़ता। ये हिंदी साहित्य आकाश में ध्रुव तारे की भांति अटल हैं। इनके जो प्रसिद्ध नाटक हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं: सज्जन, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, राजश्री, कामना, सकंदन गुप्त,
एक घूंट चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी जो इनका नाटक है, यह नाटक नायिका प्रधान नाटक है। इस नाटक का रचना काल 1933 ईस्वी है। यह प्रसाद जी की अंतिम रचना है। ध्रुव स्वामिनी नाटक इतिहास व कल्पना का समन्वय है। यह एक ऐतिहासिक और यथार्थवादी नाटक है। इस नाटक का आधार ग्रंथ संस्कृत विद्वान विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्त नाटक है। देखिए, जो रचनाएं जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं, मौलिक रचना और अनुदित रचना। अनुदित रचना जो होती हैं वो कहीं न कहीं किसी और की रचना का आधार होती है, कहीं और से उसका आधार लिया जाता है, कहानी ली जाती है, पात्र लिए जाते हैं, उस जैसा कथानक लिया जाता है। अब जो रुस्वामी जो नाटक है, उस नाटक के 3 अंक हैं। प्रत्येक अंक में एक ही दृश्य है। इस नाटक में 4 गीत हैं। अब सबसे पहले हम ध्रुव स्वामिनी नाटक की का जो कथासार है, कथासार देखते हैं। अब जो कथा वस्तु है वो इस प्रकार से है कि सम्राट जो समुद्रगुप्त हैं, उनके 2 पुत्र हैं, एक चंद्रगुप्त और दूसरा रामगुप्त। रामगुप्त कामुक, दुराचारी एवं विलासी है। रामगुप्त की अयोग्यता को ध्यान में रखकर ही सम्राट समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त को राजा बनाने की इच्छा प्रकट की थी। विषम परिस्थितियों के कारण, कि परिस्थितियां कुछ ऐसी विषम हो जाती हैं कि जो राजा समुद्रगुप्त हैं उनका देहांत हो जाता है। ऐसी स्थिति में राजा चंद्रगुप्त न बनकर रामगुप्त राजा बन जाता है तथा उसका विवाह भी चंद्रगुप्त की जो प्रेमिका ध्रुव स्वामिनी है उससे हो जाता है। विलासी रामगुप्त अपनी सुंदर पत्नी की उपेक्षा करता है तथा स्वयं सुंदरियों के संपर्क में रहकर समस्त राजकीय व्यवस्था की आहुति देता है। उसे ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त के प्रति संदेह हो जाता है। अब इस तथ्य से हम भली भांति परिचित हैं कि प्रतिबद्ध में प्रेम प्रखर हो उठता है, अर्थात जब जब प्रेम पर बंधन लगते हैं तब तब प्रेम की जो भाव हैं वो असीम हो जाते हैं। ध्रुव स्वामिनी जो है वो हृदय से चंद्रगुप्त को चाहती है। रामगुप्त पर पड़ोसी राजा सकराज आक्रमण कर देता है। सकराज आक्रमण के बदले राजा रामगुप्त से संधि चाहता है। वो संधि में ध्रुव स्वामिनी तथा अपने सामंतों के लिए स्त्रियां मांगता है। कायर रामगुप्त सकराज से संधि करना चाहता है। वह अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को सकराज को सौंपकर अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता है। दूसरी ओर चंद्रगुप्त वंश की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए तथा प्राणों की बाजी लगाकर भी ध्रुव स्वामिनी की रक्षा के लिए तैयार होता है। वह नारी वेशभूषा में सकराज के राज्य में ध्रुव स्वामिनी के साथ जाता है। वह सकराज का वध कर देता है। चंद्रगुप्त में शासन चलाने की क्षमता और व्यक्तित्व की गरिमा को देखकर सब सामंत उसे अपना सम्राट घोषित कर देते हैं। निराश और डरा हुआ रामगुप्त चंद्रगुप्त का प्रहार करने को तैयार होता है। तभी एक सामंत रामगुप्त का वध कर देता है। ये इस ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथानक है, ये कथा का सार है। ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है
इसके जो पात्र हैं, अब पात्रों का भी परिचय ले लेते हैं। लगभग 7 पुरुष पात्र हैं और 4 स्त्री पात्र हैं। कुछ पात्र काल्पनिक भी हैं। काल्पनिक जो पात्र हैं वो उमा, मंदाकिनी, मिहिरदेव जैसे पात्र इस नाटक में काल्पनिक हैं। और ये जो ऐतिहासिक पात्र हैं जिसके अंतर्गत चंद्रगुप्त, रामगुप्त, सकराज, शिखर स्वामी आदि ऐतिहासिक पात्र हैं। इतिहास से ये पात्र उठाए गए हैं। अब जो पात्र हैं पुरुष पात्र देखिए, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, रोहित, सकराज, हिंगिल, महिरदेव, ये 7 पात्र हैं पुरुष। नारी पात्र ध्रुस्वामिनी, मंदाकिनी, उमा, खड़कधारिणी। सहायक पात्र और भी हैं इस नाटक में, सामंत कुमार, शक सामंत, प्रतिहारी, दासी, बोना, हिजड़ा, नर्तकियाँ। अब इन जो पात्र जो हैं इनका हम थोड़ा सा परिचय देखते हैं, इनकी विशेषताएं बताएंगे व्यक्तित्व की। चंद्रगुप्त जो है वो सम्राट समुद्रगुप्त का छोटा पुत्र व रामगुप्त का अनुज है। अनुज माने छोटा भाई है। वो आत्मसम्मानी है, आकर्षक है, साहसी है, अनन्य प्रेमी है, कर्तव्यनिष्ठ है। रामगुप्त जो है वो समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा है। वो अयोग्य है, अधम शासक है, कायर है, स्वार्थी है, शराबी है। शिखर स्वामी जो है वो रामगुप्त का चापलूस व धूर्तता का पुतला अमात्य है। शिखर स्वामी हर समय रामगुप्त की हाँ में हाँ और ना में ना करता रहता है। ये धर्म पर चलने वाला व्यक्ति नहीं है। पुरोहित जो है वो निर्भीक है, तेजस्वी है, धर्मशास्त्री है, वो धर्म का ज्ञाता है। मिहिर देव उमा के पिता हैं, सकराज के गुरु, भविष्य दर्शा और विवेकी व्यक्ति हैं। सकराज उमा का प्रेमी है, वह ध्रुस्वामिनी के प्रति आकृष्ट हो जाता है। देखिए, उमा है तो सकराज की प्रेमिका, परंतु सकराज उमा को न चाहते हुए ध्रुस्वामिनी को अपनी पत्नी बनाना चाहता है। हिंगिल संदेश वाहक है। स्त्री जो पात्र हैं इस नाटक में, जैसे ध्रुस्वामिनी। ध्रुस्वामिनी ये हमने पहले भी बताया कि ये जो नाटक है ये नायिका प्रधान नाटक है। नायिका के नाम पर ही नाटक का नामकरण हुआ है। ध्रुस्वामिनी रामगुप्त की पत्नी है, चंद्रगुप्त की प्रेमिका है। उमा जो है इस नाटक में एक कल्पित पात्र है। वो सकराज की प्रेमिका है, मिहिर देव की बेटी है। उमा के साथ एक गौण कथा इस नाटक में चलती है। मंदाकिनी चंद्रगुप्त और रामगुप्त की बहन है। खड़कधारिणी रामगुप्त की एक गुप्तचर है। वो हमेशा ध्रुस्वामिनी पर संदेह करती रहती है और ध्रुस्वामिनी के मनोभाव जानने की वो प्रयास करती रहती है। अब ये थी चर्चा पात्रों की। कोई भी रचना हो, रचनाकार जो होता है बिना उद्देश्य के किसी रचना का निर्माण नहीं करता। हर रचना का कोई न कोई उद्देश्य होता है। ध्रुस्वामिनी जो नाटक है उसका भी अपना एक उद्देश्य है। उसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि राष्ट्रीय चेतना का प्रसार। सबसे पहले उद्देश्य है राष्ट्रीय चेतना का प्रसार। जयशंकर प्रसाद भारतीय इतिहास, सभ्यता और संस्कृति के पोषक एवं प्रहरी हैं। वे सच्चे देश अनुरागी हैं और देश प्रेम की पावन भावना का प्रसार हर भारतीय के हृदय में करना चाहते हैं। प्रसाद जी ध्रुस्वामिनी नाटक में
कहते हैं कि राष्ट्र की रक्षा सर्वोपरि धर्म है। नाटक का नायक चंद्रगुप्त राष्ट्रभक्त और शूरवीर हैं। राष्ट्र की स्वतंत्रता की सुरक्षा करना वह अपना कर्तव्य समझता है। राष्ट्र गौरव उसके प्राणों से भी बढ़कर है। ऐसे ही भाव अन्य पात्रों में भी दिखाई देते हैं। जैसे नायिका ध्रुवस्वामिनी मंदाकिनी भी राष्ट्र की स्वतंत्रता पर मंडराता खतरा उसके लिए भी क्या हो जाता है, असहनीय हो जाता है। चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी प्राणों का मोह त्याग कर आक्रमणकारी शत्रु सकराज का सामना करते हैं। सकराज का वध करके नायक राष्ट्र की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इस सब के माध्यम से नाटककार राष्ट्र प्रेम की उदात्त भावना का ही प्रसार करते हैं और अंततः उद्देश्य में सफल होते हैं। योग्य एवं कुशल शासक की अनिवार्यता। प्रसाद जी जो हैं वो इस कृति के माध्यम से ये दर्शाना चाहते हैं कि राष्ट्र का हित एक कुशल, योग्य, वीर और कर्मठ नेतृत्व के हाथों में ही सुरक्षित है। अयोग्य एवं अकर्मण्य व्यक्ति का राजा, प्रशासक, नेता अथवा अधिकारी होना किसी भी देश, राजा, समाज अथवा संस्था या यूं कहें कि परिवार के लिए भी हितकारी नहीं है। जो राजा राष्ट्र की रक्षा करने में समर्थ है उसे राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है। राजा रामगुप्त के चरित्र के माध्यम से अयोग्य प्रशासन की समस्या को उद्घाटित करके जयशंकर प्रसाद जी चंद्रगुप्त के चरित्र के माध्यम से समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। वो स्पष्ट करते हैं कि जनता यदि चाहे तो अयोग्य को हटाकर योग्य व्यक्ति को शासक के रूप में अपना सकती है। दूसरे अर्थों में यहाँ जयशंकर प्रसाद जी अंग्रेजी शासन पर व्यंग्य करते हैं। विवाह जो है वो समाज में एक समस्या का रूप धारण करता जा रहा है। प्रसाद जी इस समस्या का भी समाधान सुझाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी नारी के प्रबल पक्षधर हैं। उन्होंने ध्रुवस्वामिनी नाटक के माध्यम से नारी जीवन की विडंबनापूर्ण स्थितियों और पीड़ाओं को उद्घाटित किया है। नारी पात्रों के माध्यम से वे नारी जीवन से जुड़े प्रश्नों को सामने लाते हैं और इनके हल भी सुझाते हैं। नाटक की नायिका ध्रुवस्वामिनी उन स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करती है जिनके साथ नियति का विधान निष्ठुर खेल खेलता है, जिन्हें पति के रूप में उस पुरुष का साथ मिलता है जो किसी भी प्रकार से उसके योग्य नहीं है। वह हर प्रकार से उसे आहत करता है और पुरुष प्रभुता के मद में अपनी गुणवती पत्नी का मान खंडित करता है। लंपट, धृत, कलिव, स्वार्थी, देह का सौदागर, ईर्ष्यालु, अहंकारी, हीन भावना से ग्रसित, विलासी, कामुक, कायर व्यक्ति यदि पति हो तो चाहे पत्नी कितनी ही गुणी, बुद्धिमानी या स्वाभिमानी नारी हो वो भी अभागी बन जाती है। पति जब चरणों की रक्षा के लिए विनय करती है तो पत्नी को तिरस्कृत करता है। यहाँ प्रसाद जी ने उदाहरण दिया है कि स्त्रियों के बलिदान का कोई मूल्य नहीं है। इतनी असहाय दशा है। अपने निर्बल और अवलंब खोजने वाले हाथों से यह पुरुषों के चरणों को पकड़ती है और वह सदैव ही इनको तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा की भिक्षा से उपकृत करता है।
तब भी यह बावली मानती है। नारी जाति की व्यवस्था और भी असहनीय उसमें हो जाती है जब अयोग्य पति उसे वस्तु रूपा मानकर किसी अन्य को उसे उपहार स्वरूप देता है। जैसे नाटक में दर्शाया गया है कि जब रामगुप्त पर सकराज आक्रमण करता है और संधि के लिए ध्रुवस्वामिनी को मांगता है, तो रामगुप्त आक्रमण न करके ध्रुवस्वामिनी को सकराज को देने के लिए तैयार हो जाता है। उस समय जो धर्म के निमायक थे, जो लोग धर्म का पालन करते थे, जो संसार में स्त्रियों के लिए धर्म के बंधन बनाते हैं, वो व्यक्ति भी ध्रुवस्वामिनी की रक्षा के लिए नहीं आते। अब प्रसाद जी जो हैं, हर युग और हर समाज में ऐसा जीवन जी रही नारी की व्यवस्था का समाधान समाज के सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि यदि योग्य पुरुष न हो, पति यदि योग्य न हो, तो नारी पुनर्विवाह नारी का पुनर्विवाह होना आवश्यक है। प्रसाद जी ध्रुवस्वामिनी नाटक के माध्यम से संदेश देते हैं कि नारी पुरुष को विश्वास में दी गई अमूल्य निधि है। पुरुष उसके विश्वास, स्नेह, प्रणय, अस्मिता व जिजीविषा का रक्षक है। नारी उपहार में दी जाने वाली कोई वस्तु नहीं है। अमूल्य भावनाओं की मूल्यहीनता का घातक परिणाम। अब प्रेम जो है, प्रेम एक अमूल्य भावना है। प्रेम शाश्वत सत्य है। यह नारी व पुरुष में समान रूप से पाया जाता है, परंतु प्रेम रंग में रंगी नारी अपने को भूल जाती है। प्रस्तुत नाटक के माध्यम से उमा का इस प्रकार का चरित्र दर्शाया गया है। वह एक आदर्श प्रेमिका है। वह अपने प्रेमी का अहित नहीं चाहती और अपनी उपेक्षा करने वाले सकराज को भी अच्छे मार्ग पर चलने की सलाह देती है। वो रानी ध्रुवस्वामिनी को अपने पति से विलग न करने की बात सकराज से कहती हैं। आज तुम एक स्त्री को अपने पति से विच्छिन्न कराकर अपने गर्व की तृप्ति के लिए कैसा अनर्थ कर रहे हो। वह चेताती है और विनाश की सूचना देती है। अमंगल का अभिशाप अपनी क्रूर हंसी से इस दुर्ग को कपा देगा और सुख के सौपन विलीन हो जाएंगे। इस प्रकार की चेतावनी वो सकराज को देती है कि सकराज को वो सन्मार्ग पर लाना चाहती है। नारी जो है, इस नाटक के माध्यम से नारी को प्रेरणादायी शक्ति के रूप में दर्शाया गया है कि प्रेरणादायी शक्ति है नारी। नारी को उदात्त भावभूमि पर स्थापित करने वाले प्रसाद जी नारी के प्रेरणादायी रूप का मान सम्मान करते हैं। उनके नाटक की काल्पनिक पात्र मंदाकिनी अनुकरणीय पात्र है। वह देशभक्ति होती है। देखो, मंदाकिनी जो है वो रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन है। वह निडर है, निर्भीक है। विषम स्थिति में वो डरती नहीं, किसी के समक्ष अपनी बात को बड़ी स्पष्टता से रखती है। रामगुप्त का सामना पूरी निर्भीकता से करती है। वो स्वीकार करती है। वो रामगुप्त को कहती है कि राजा का भय मंदा का गला नहीं घोट सकता। वह स्वाभिमानी स्त्री है। साथ ही साथ वह नाटक के पात्रों में प्रेरणा का संचार करती है। वह एक गीत भी गाती है। प्रेरणा शक्ति संपन्न नारी का यह रूप प्रशंसनीय, सम्माननीय है।
प्रसाद ऐसी स्त्रियों की प्रशंसा मंदाकिनी के माध्यम से करते हैं। वे कहते हैं कि स्वच्छंद, विचारशीला, विवेकशीला, निर्भीक स्त्री समाज के लिए हमेशा कल्याणकारी और हितकारी है। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि नाटक ध्रुवस्वामिनी प्रसाद जी की एक उद्देश्यपूर्ण रचना है। इस कृति के माध्यम से प्रबुद्ध प्रसाद जी गरिमा मंडित भारतीय इतिहास की झांकी प्रस्तुत कर भारतीयों के हृदय में राष्ट्रीय चेतना का संचार करते हैं। ऐतिहासिक घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में नारी जीवन से जुड़ी ज्वलंत समस्याओं का उद्घाटन कर उनके समाधान प्रस्तुत करते हैं। ऐसा करके वे राष्ट्र और नारी को उदात्त भावभूमि पर स्थापित करते हैं। ये था हमारा नाटक ध्रुवस्वामिनी।